अपना स्टडी पॉइंट। दोस्तों आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लेके आए हैं 6 सेमेस्टर के जो बच्चे हैं जिनके पास बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 से 1947। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 5। दोस्तों हमने पहले ही बाकी सारी यूनिट्स बना दी हैं, प्रीवियस ईयर्स के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करवा दिया है। जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी है प्लेलिस्ट पे जाइए और सारी वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि सारी वीडियोस को एनालाइज करके बनाया गया है जो कि आपके एग्जाम के रिगार्डिंग के लिए बहुत ही अच्छा होगा, जिससे आप अपने एग्जाम को अच्छा दे पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। दोस्तों आपके चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता और विभाजन, फ्रीडम एंड पार्टिसिपेशन की बात करने वाले हैं। देखिए स्वतंत्रता है कि हम क्या कवर करने वाले हैं ये जान लेते हैं। पहले तो हम समझेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय की बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में समझेंगे, और हम समझेंगे सांप्रदायिकता क्या है, विभाजन का अर्थ क्या होता है, इसे एक एक करके डिटेल फॉर्म में समझने वाले हैं। फिर समझेंगे दोस्तों वोट डालो राज करो की नीति की क्या भूमिका होती है, ये होता क्या है, और फिर हम समझेंगे विभाजन जो हुआ था, भारत का पार्टिसिपेशन जो था भारत और पाकिस्तान का, वो कैसा था, उसका परिणाम क्या था, उसका रिजल्ट क्या था, उसका कंक्लूजन क्या था, सब कुछ समझेंगे। और रजवाड़ों का विलय किस तरीके से हुआ एक एक करके समझने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और आप प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपका कमेंट मैटर बहुत ज्यादा करता है, हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम नेक्स्ट टाइम पे और बेस्ट लेवल की वीडियो लेके आए और अपना बेस्ट कंटेंट दें। देखिए दोस्तों समझते हैं परिचय। हम बात करेंगे स्वतंत्रता। आपको पता है इस स्वतंत्रता के लिए, इस फ्रीडम के लिए कितना ज्यादा स्ट्रगल हुआ था और ये कितने मुश्किलों के बाद मिली थी। 1857 की जब क्रांति हुई तो लोगों की जो एकता थी उसे तोड़ने का सोच लिया था अंग्रेजों ने, क्योंकि अगर वो भारत में ऐसे रहते हैं तो उनके दिन भारत में सिर्फ गिनती के बचे हुए हैं। इसीलिए उन्होंने देखा कि अगर हमें भारत पर शासन करना है, रूल करना है, तो फूट डालो राज करो की पॉलिसी नीति को अपनाना पड़ेगा। इस नीति के तहत ये होता है कि एक दूसरे के खिलाफ भड़का देना और एक दूसरे के प्रति हिंसा, घमंड और घृणा की भावना आ जाना और स्वयं को श्रेष्ठ मानना, ये सब कर दिया इन्होंने। और एकता को खत्म करने का इन्होंने निश्चय कर लिया और लोगों के अंदर धर्म के आधार पे, धार्मिक आधार पे भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया। और आप देखोगे हिंदू को, मुस्लिम को, सिखों को अपने अपने धर्म पे, अपने अपने रिजल्ट के नाम पे दंगे फसाद कराना शुरू कर दिया। ये करवाने का मोटिव क्या था, ये उद्देश्य क्या था दोस्तों, ये भी जानते हैं। इनका ये मानना था कि जो भारत की एकता है, हम बोल सकते हैं जो देश के अंदर एकता है, इसे खत्म करना। पहले एकता को क्या करना, समाप्त करना देखने के लिए आपको मिलेगा। दूसरा आधुनिकीकरण को अपनाना, ज्यादा से ज्यादा क्या होना आप देखोगे, हम बोल सकते हैं औद्योगिक होना, यानी नई नई फैक्ट्रीज को लेके आना और मशीनों को लेके आना, उपकरणों को लेके आना, और कहीं ना कहीं अपने आप को ज्यादा बोल सकते हैं धनवान करना, रिच करना और ज्यादा से ज्यादा फायदा कमा के अपने ब्रिटेन में भेजना, ये इनकी पॉलिसी बन चुकी थी। इसके अलावा आप देखोगे अब लोगों को इन सब चीजों में उलझाने की वजह से अब लोग अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा होने के सिवा अंग्रेजों को भारत से भगाने के अलावा आपस में ही लड़ने लग गए। और यही तो वो चाहते थे, वो भारत को कमजोर करना चाहते थे, भारत की एकता को समाप्त करना चाहते थे, भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी को पूरा का पूरा समाप्त करने का सोच रखा था और लोग जस्ट वैसे ही करने लगे थे। और ये हिंसा आपको कलकत्ता में देखने के लिए मिलती है। अब कलकत्ता में कैसे दोस्तों, तो आप देखोगे कलकत्ता के अंदर 1946 के टाइम पीरियड की बात करने वाले हैं। पहले तो भारत के अंदर ये था कि मुस्लिम और हिंदू और सिख ये लोग धर्मों को लेके लड़ाई करने लग गए थे। मुसलमानों ने, आप बोल सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा कि अगर ये कांग्रेस, भारत के अंदर सबसे ज्यादा संख्या है वो हिंदुओं की है, अगर ये हिंदू ऐसे ही ज्यादा रहेंगे तो बार बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम जो अल्पसंख्यक मुस्लिम है उनकी भावनाओं को, उनके अधिकारों को, उन्हें कहीं ना कहीं उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि टू नेशन थ्योरी दी। उन्होंने बोला कि जो भारत है हमारा वो एक देश नहीं, वो दो कौमों का देश है, दो राष्ट्रों का देश है। इसीलिए भारत से पाकिस्तान की मांग की गई थी। आप देखोगे अब ये तो बोल दिया गया कि भारत से पाकिस्तान चाहिए, कहने के लिए कह दिया गया, परंतु अंग्रेजों ने ये कहा कि हम भारत पाकिस्तान का बंटवारा अभी नहीं करेंगे, मुझे
पता है पॉलिसी के अनुसार उन्होंने भारत को तोड़ा, परंतु जब उन्होंने स्वतंत्र करने की बात की थी तब ये कहा था। क्योंकि ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर मैप के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करें भारत और पाकिस्तान के बारे में, तो देखिए आप जानते हो भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में आप देखने वाले हो। इसके अलावा कई सारे जो एरिया थे, कई सारे एरिया ऐसे थे जो कि हिंदू आबादी के ज्यादा थे, इनकी संख्या, हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुसलमानों की संख्या, ऐसे आप देखोगे ये जो बांग्लादेश है, यहाँ पे पाकिस्तान, जिसे हम पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, यहाँ पर और अफगानिस्तान में और सिंध में, इन जगहों पर इन मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा थी। तो ये कहा गया कितना पाकिस्तान बनेगा, कितना भारत बनेगा, इसीलिए डिसाइड किया गया कि अगर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करेंगे तो धार्मिक आधार पे जरूर करेंगे। धार्मिक आधार पे कह तो दिया गया दोस्तों, परंतु करना बहुत ही मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन करना, क्योंकि आप देखोगे भारत के जो है गृह मंत्री, आप देखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसके अलावा आप देखोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ये लोग, इसके अलावा कई सारे स्वतंत्रता सेनानी नहीं चाहते थे कि भारत का पार्टिसिपेशन हो, भारत का विभाजन हो। जिस स्वतंत्रता के लिए वो इतने टाइम से संघर्ष करते, जिस स्वतंत्रता के लिए वो हर दिन अपनी आवाज उठाते थे, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करते थे, उस दिन ही लोग खुश नहीं थे। क्यों नहीं थे दोस्तों, ये भी जानते हैं इसके बारे में। अगर बात की जाए 14 और 15 अगस्त की बात करने वाले हैं दोस्तों, इसकी मध्य रात्रि की बात करने वाले हैं। आप देखोगे जब ये मध्य रात्रि थी, इस टाइम पे क्या हुआ था। मध्य रात्रि 1947 के टाइम पीरियड की बात की जाए, इसी टाइम पे हमारा प्यारा देश भारत आजाद हुआ था, हमारे भारत को फ्रीडम मिली थी। फ्रीडम मिलने की बात की जाए, जब मिल गई तो ये था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले ही बोल रखा था कि हमें एक अलग कौम चाहिए। और यहीं पे दोस्तों ये कलकत्ता की बात बता रही थी मैं आपको। कलकत्ता में दंगा हुआ था। दंगा क्या हुआ था? एक हुसैन नाम का व्यक्ति था जो कि वहां का मुख्यमंत्री था, और मुख्यमंत्री के पद पे होते होते वो मुस्लिम लीग का प्रमुख नेता था। और उसने ये देखा कि कलकत्ता के अंदर तो भाई सबसे ज्यादा हिंदुओं की संख्या है, और हमारे भाई, हमारे धर्म के लोग जो हैं बहुत ही कम संख्या में हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि हिंदुओं की संख्या कम की जाए। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, उसने बोल दिया कि पुलिस को कोई भी हड़कंप होगा तो कोई कार्रवाई नहीं करनी है। और एक दिन में 1000 हिंदुओं की हत्या की गई दोस्तों। तो इस तरीके से क्रूरता से, बर्बरता से चीजों को अपनाया गया। इसके अलावा समझोगे फिर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने ये सोचा कि अगर ऐसे ही हड़कंप होता रहेगा तो भारत का हम विभाजन ही कर देते हैं। इससे अच्छा ये रहेगा भारत का पाकिस्तान से अलगाव, क्योंकि अगर हर रोज ये लोग ऐसे ही लोगों को मारेंगे, ऐसे ही बर्बरता के साथ करेंगे ये सब चीजें, तो ये तो देश हमारा शांति का प्रतीक, गरिमा का प्रतीक, विकास का प्रतीक रहेगा ही नहीं। इसीलिए सोचा गया कि अब अलग कर दिया जाए पाकिस्तान को। अलग भी कर दिया गया दोस्तों, परंतु इतने आसानी से नहीं किया गया। मैंने आपको बताया ये सांप्रदायिकता की भावना थी। परिचय समझ चुके हैं, सांप्रदायिकता की भावना, विभाजन भी समझ चुके हैं, परंतु और समझाती हूँ डिटेल फॉर्म में सलोनी वर्मा के साथ। आप लोग बने रहिएगा इस चैनल पर। चलिए समझते हैं दोस्तों। अब मैंने बोला आप लोगों से कि क्या समझने वाले हैं हम लोग, सांप्रदायिकता समझने वाले हैं। इस सांप्रदायिकता को अगर समझा जाए, जितना समझे उतना कम है दोस्तों, एकदम हम समझेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो सांप्रदायिकता होती है, ये कहीं ना कहीं जब हम अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, सर्वोपरि समझते हैं, और दूसरे का धर्म को देखो ये चीज सही है कि अगर हम अपने धर्म का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसका आदर कर रहे हैं, जिससे किसी को दिक्कत नहीं है, तो हम इसे अपना सकते हैं। मगर अगर हम अपने धर्म को श्रेष्ठ माने और दूसरे का धर्म को नीचा दिखाएं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो ये तो गलत है। तो सांप्रदायिकता यही है दोस्तों, जब हम अपने धर्म को श्रेष्ठ माने, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करें। और इसके अलावा यहीं से अलगाववाद आता है, यहीं से संघर्ष आता है, और यहीं से आप देखोगे देश के अंदर अस्थिरता आती है। इसके साथ साथ अविश्वास स्थायी हो चुका था। अब लोगों को अपने ही देश के लोगों पे, अपने ही परिवार के लोगों पर विश्वास नहीं था, समाप्त हो चुका था दोस्तों। ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसके साथ सांप्रदायिकता आपको समझ आ गई। इसी से लोगों के अंदर अलगाव की भावना आई। इसी से लोगों ने सोचा कि हम ना एक दूसरे से अलग हैं, हिंदू मुस्लिम
अलग हैं। और ये भावना ध्यान से सुनिएगा, सब एक हैं, हर एक धर्म एक है, कोई धर्म जो है सर्वोपरि नहीं है। आपको पता है सब धर्म अपने आप में सर्वोपरि हैं, सम्माननीय हैं और सबकी अपनी गरिमा है। परंतु अगर हम ऐसे ही दंगे फसाद करेंगे तो फिर तो ये अंग्रेज क्या, ऐसे ही लोग आते रहेंगे और धर्मों के नाम पे दंगे करवाते रहेंगे। ये जो दंगा हुआ था, अभी भी कभी कभार आपको चीजें देखने के लिए मिलती हैं कि धर्मों के नाम पे लोग अभी भी भेदभाव करते हैं, अभी भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, अभी भी भेदभाव करते हैं। दोस्तों, इस चीज के लिए, संघर्ष के लिए कितने सुंदर सेनानियों ने अपनी जान गंवा दी, अपने प्राण की आहुति दे दी, अपनी माता की रक्षा करने के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। तो हम जो है पढ़ी लिखी जनरेशन है, हमें इन चीजों को नहीं मानना चाहिए, सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। जो हमारा रिलीजन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सभी रिलीजन बराबर है, इक्वल है। चलिए आगे समझते हैं। तो आपको समझ आया पॉलिसी अब क्या है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये फूट डालो राज करो की नीति की भूमिका आपको समझ आए, बहुत ही खतरनाक थी। खतरनाक इसलिए थी क्योंकि अंग्रेजों ने इस पॉलिसी को अपनाया था। पॉलिसी ये थी कि लोगों को तोड़ देना है, बांट देना है। और दूसरा एक चीज देखना, भारत के अंदर सभी लोग कह रहे थे, इनफैक्ट गांधी जी भी कह रहे थे कि अब तो करो और मरो, यानी अब आपको खुद संघर्ष करना है और अंग्रेजों को खदेड़ देना है भारत से, हमारे देश से, हमारी मातृभूमि से, क्योंकि वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। क्यों वो चाहेंगे? ठीक है, इसी प्रकार से आप देखोगे कि जब लोगों ने संघर्ष किया, बगावत की, तो उन्होंने यही कहा कि आप देखोगे कि अब अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना है, कुछ भी करके पॉलिसी को अपनाना है। अंग्रेजों ने अपनी नई पॉलिसी अपनाई और मुस्लिम लीग को भारत के खिलाफ भड़का दिया और उन लोगों ने अलगाव की मांग की, अलग राज्य की मांग की, अलग देश की मांग की। ये सब देखने के लिए आपको मिलता है। इसके अलावा जैसे ही भारत का विभाजन हुआ, दिक्कत ये थी कि विभाजन के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आई थी। क्या? लाखों लोगों की जान जाती है, करोड़ों लोग जो हैं भारत की ओर, कुछ पाकिस्तान की ओर पलायन करते हैं। लाखों लोगों को अपना बना बनाया घर, अपना एक आशियान जहाँ पे वो रहते हैं, उसे छोड़ के शरणार्थी बनना पड़ रहा था। दोस्तों, एक बात तो ये थी कि ये नहीं पता था, ये विभाजन तो हो गया था, मगर ये बात नहीं पता थी कि ये जो भारत है और जो पाकिस्तान है, इसकी सीमाएं कहाँ हैं। लोगों को सीमाओं का अनुमान ही नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि वो भारत में है या पाकिस्तान में है। इसके अलावा मार्मिक दृश्य तो ये था कि ट्रेन में हजारों लोगों को धर्मों के नाम पे रोक रोक के मारा जा रहा था और ट्रेन वापस तो आ रही थी मगर लाशों से भरपूर आ रही थी। इसके अलावा दोस्तों, आप देखोगे कि महिलाओं के साथ भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं था किसी भी धर्म के व्यक्ति का। महिलाओं से अपहरण करना, बलात्कार करना, धर्म परिवर्तन करना, ये सारी चीजें, ये सारी हदें आप देखोगे पार कर दी गई थी। मानवता को दरकरार कर दिया गया था, मानवता का एकदम हाश हो गया था। दोस्तों, ये बहुत ही शर्मनाक समय था, जो कि हम सोच के ही, हम जब पढ़ते हैं, जब हम समझते हैं, तभी हम सोचते हैं कि कैसा टाइम था। सोचिए जब बीत रहा होगा तो क्या दृश्य होगा। रोक दो दोस्तों, अब बात करने वाले हैं कि भारत के अंदर भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो बहुत ही दर्दनाक था, वो तो हो चुका था, मगर अंग्रेज बाज आने वाले में से नहीं थे। जब वो भारत को छोड़कर जा रहे थे, तब उन्होंने, आप देखोगे, प्रिंसली स्टेट यानी रजवाड़ों को भी भड़का दिया था। रजवाड़ों को ये कहा, किसे आप देखोगे कि ये जो रजवाड़े हैं, रजवाड़ों को ये कहा था, जो कि भारत के अंदर 565 थे। जरा सोचिए दोस्तों, इन 565 को ये कह दिया कि आपकी मर्जी, आप चाहें तो भारत में शामिल हो, आप चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो, या तो आप स्वतंत्र रहें। अब बताओ, सारे रजवाड़े यही चाहेंगे ना? हर एक राजा यही चाहेगा कि वो स्वतंत्र रहे। क्यों चाहेगा? वो किसी के अधीन जाके रहे। बट ये हुआ कि अगर ऐसा होगा दोस्तों, तो जरा ये सोचिए कि भारत के कितने टुकड़े होंगे। तब हमारे देश के लौह पुरुष, जिसे हम आयरन मैन के नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई इन रजवाड़ों के विलय में। आप देखोगे इनके विलय में इनका बहुत ही बड़ा योगदान था भारत की एकता को बरकरार रखने में और भारत की अखंडता को बरकरार रखने में। इन्होंने सोचा कि अगर ऐसा होगा दिक्कत आई, इसीलिए उन्होंने बहुत ज्यादा समझाने के बाद 562 रजवाड़ों को शामिल कर लिया बातचीत के माध्यम से, और वो सभी भारत में शामिल होने के लिए तैयार हो चुके थे। दिक्कत 3 रजवाड़ों के
विलय में देखने के लिए मिलती है। पहले तो चाणक्य में थी, परंतु जो मणिपुर का राजा था, हम बोल सकते हैं राजा बोधचंद्र, उन्हें जो है बातचीत के माध्यम से ही समझाया गया कि आप जो है ना स्वतंत्र रहेंगे। वो नहीं चाहते थे भारत में शामिल होना, उन्हें बोला गया कि आप स्वतंत्र रहेंगे, आप अपने आंतरिक मामले स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कर सकते हैं, आंतरिक गतिविधि कीजिए, निर्णय लीजिए, फैसले लीजिए, परंतु बाहरी जो कार्य की बागडोर है वो हमारे हाथ में सौंप दीजिए। और वो विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। तो दिक्कत 3 में आती है, उन तीनों को भी समझते हैं दोस्तों। अगर बात की जाए जूनागढ़ का विलय भारत में कैसे हुआ, तरह जानते हैं। अगर बात की जाए जूनागढ़ का जो राजा था, जूनागढ़ का राजा आप देखने वाले हो मुस्लिम था। क्या था ये? मुस्लिम था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ की जो प्रजा थी, यहाँ की जो जनता थी वो थी हिंदू। तो दूसरा तो ये था कि ये जो राजा था वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। ये चाहता था कि ये मुसलमान है तो ये जाए सीधे पाकिस्तान में, बट यहाँ की जनता थी वो चाहती थी कि वो जाए हिंदुस्तान में। आप देखोगे कहाँ जाना चाहती थी वो? हिंदुस्तान में जाना चाहती थी यहाँ की जनता। तो ये दिक्कत देखने के लिए मिलती है। और इसका जो है बोल सकते हैं इसका शासन था काफी ज्यादा बेकार था। तो इसीलिए भारत ने क्या किया? भारत ने युद्ध करने का निश्चय किया। और जब भारत ने बोला कि भाई युद्ध तो नहीं, हर चीज में अगर हम युद्ध करें तो दिक्कत आ सकती है, इसीलिए यहाँ पे दोस्तों मत अधिकार कराया गया था। मेरे से मिस्टेक हो, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे करवाया गया था मतदान देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे पहली बार वोटिंग सिस्टम कराया गया था, जिसके अंदर आप देखते हो 1,19,000 लोगों ने वोट दिया कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, हम अपने देश में शामिल होना चाहते हैं। और 91% लोगों ने वोट दिया कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। तो इसीलिए कंफर्म हो गया कि अब ये जाएगा जूनागढ़ भारत के विलय में। इसी प्रकार से जूनागढ़ का भारत में विलय हो जाता है। चलिए दोस्तों अब हैदराबाद के बारे में समझते हैं कि उसका विलय किस तरीके से होता है। चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। हैदराबाद को समझना स्टार्ट करते हैं। इसका विलय किस प्रकार से हमारे प्यारे भारत के अंदर हुआ, चलिए जानते हैं। जो ये हैदराबाद है ना, यहाँ पे जो राजा था वो मुस्लिम था। क्या था? हम बोल सकते हैं यहाँ का जो राजा है, राजा को बोलते हैं निजाम। क्या बोलते हैं? निजाम। मन में आया मैम निजाम क्यों बोल रहे हैं? बेटा जो दौलतमंद लोग होते थे उन्हें निजाम कहा जाता था। दौलतमंद लोगों में जो शुमार है उन्हें निजाम कहा जाता था। और इसकी जो सेना थी उसे रजाकार कहा जाता था। और ये जो रजाकार है आपको समझ आ गया, यहाँ की जनता जो है हिंदू है, राजा मुस्लिम है और इसकी जो सेना है वो रजाकार है। इसके अलावा आप देखने वाले हो जनता पे बहुत ज्यादा शोषण करता है। और इसके अलावा जो रजाकार है, जो उसका अर्ध सैनिक बल है, उसका महिलाओं के साथ व्यवहार बहुत ही बेकार है। अपहरण करना, बलात्कार करना, धर्म परिवर्तन करना, इसके अलावा शोषण करना, किसानों पर टैक्स बढ़ाना, इन सब चीजों से जनता परेशान हो चुकी थी। और जनता मत मांगती है हमारे देश प्यारे भारत से। और भारत से जनता ने क्या मांगी? हम बोल सकते हैं यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो प्रजा है वो भारत में विलय चाहती थी और भारत से मदद चाहती थी दोस्तों। तो आप देखोगे कि 13 जुलाई 1947 को ये मदद मांगी जाती है। उसके बाद भारत अपनी सेना को भेज देता है। और इसके अलावा देखने वाले हो कि 17 जुलाई 1947 को इस टाइम पे क्या होता है कि फाइनली 5 दिन के अंदर लगभग निजाम आत्मसमर्पण कर देता है अपनी सेना के साथ। और इसी प्रकार से आप देखने वाले हो कि हैदराबाद का विलय भारत में हो जाता है। अब आगे समझते हैं दोस्तों किस प्रकार से जम्मू कश्मीर का विलय भारत में होता है। चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो राजा था, इस राजा का नाम था हरि सिंह। और राजा था हिंदू। राजा क्या है दोस्तों? यहाँ पे आप देखोगे राजा था यहाँ पे हिंदू। और यहाँ की जो प्रजा थी, यहाँ की जो प्रजा जिसे हम जनता कहते हैं वो थी मुस्लिम। आप देखोगे यहाँ पे क्या थी जनता? आप देखोगे दोस्तों मुस्लिम जनता थी। ये पहली बात तो राजा नहीं चाहता था कि वो किसी के अधीन हो। वो अपनी स्वतंत्रता किसी के भी हाथ में बागडोर नहीं सौंपना चाहता था। उसने सोचा कि मैं कहीं नहीं, मैं स्वतंत्र रहूंगा। ऐसा आपने देखा था कि अंग्रेजों ने कहा था जो चाहे वो स्वतंत्र रह सकता है प्रिंसली स्टेट को। तो इसने डिसाइड किया कि मैं रहने वाला हूँ स्वतंत्र। परंतु दिक्कत ये थी कि ये जो पाकिस्तान है, किसकी बात करने वाले हैं? इस पाकिस्तान ने ये सोचा कि भाई यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या तो मुसलमान
मुसलमानों की है। तो आंख बंद करके ये जम्मू कश्मीर धर्म के आधार पे, धार्मिक, जिस आप देखते हो दोस्तों, ऐसे धार्मिक आधार पे जो भारत का विभाजन हुआ था, तो ये उसके नाम ही होगा, यानी जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा, उसका ये मानना था। परंतु जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहते थे और राजा हरि सिंह भी नहीं चाहते थे कि वो जाके पाकिस्तान में शामिल हो, क्योंकि वो हिंदू थे। उन्हें पता था अगर वो उसमें शामिल होते हैं तो उनकी जो आने वाली जनरेशन है उसे मुस्लिम होना पड़ेगा, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में शामिल तो नहीं होंगे। परंतु दोस्तों वो हिंदुस्तान में भी शामिल नहीं होना चाहते थे। दिक्कत तब आती है कि अब देखोगे आप इस टाइम पे कि इसी टाइम पे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक पत्र लिखते हैं 13 जुलाई 1947 को, और इस पत्र को भेजते हैं राजा हरि सिंह को। राजा हरि सिंह को चिंता जताते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है जम्मू कश्मीर में निम्न प्रकार की समस्याएं आ रही हैं और इन समस्याओं को लेके मैं बहुत परेशान हूं। मैं ये चाहूंगा कि आप भारत के अंदर अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से भारत में शामिल हो जाए, यह आपके हित के लिए काफी अच्छा रहेगा और आपके अधिकारों को नहीं छीना जाएगा। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं होता है, हरि सिंह नहीं चाहते थे किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज। और उसी दिन आप देखो 13 जुलाई 1947 को एक और पत्र लिखा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, आप देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पत्र ये लिखा गया कि मुझे पता है कि भारत के अंदर जो प्रिंसली स्टेट हैं, जो रजवाड़े हैं 565, उसमें से कई सारे रजवाड़े भारत में शामिल हो चुके हैं। बस अभी जो दिक्कत आ रही जम्मू कश्मीर को लेके, वो भी जो है सॉल्व हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के पास कोई विकल्प नहीं बचा भारत में शामिल होने के अलावा। आप देखोगे दोस्तों अब यहाँ पे पाकिस्तान कहाँ पीछे रहने वाला था, समझते हैं पाकिस्तान के बारे में। ये जो पाकिस्तान है आप जानते हो किस तरीके का है। पाकिस्तान ने अपने कवायली पठानों को जो है जम्मू कश्मीर में भेज दिया, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को मारने के लिए, शांति को खत्म करने के लिए। और इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए हरि सिंह, क्योंकि वो उनके कंट्रोल में नहीं था। हरि सिंह ने मदद मांगी हमारे प्यारे भारत से, और भारत ने कहा कि मैं एक शर्त पे ही मदद कर सकता हूँ। दोस्तों क्या शर्त है ये भी जान लीजिएगा। भारत ने सही कहा, क्योंकि उस टाइम पे जो माउंटबेटन है, आप बोल सकते हैं जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो कुछ टाइम के लिए अंग्रेजों ने कमांड पकड़ रखी थी, और उस टाइम माउंटबेटन ने ये कहा कि अभी जो कुछ टाइम पहले ही भारत की सीमाओं को, पाकिस्तान की सीमाओं को बताया गया है, इंगित किया गया है, बांटा गया है। अगर ये बात सिर्फ आप देखोगे भारत के हित पे आती है, या भारत के किसी राज्य पे आती है, किसी स्टेट पे आती है, तभी भारत जो है पाकिस्तान से युद्ध कर सकता है। और अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा है तो भारत युद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि धार्मिक आधार पे हमने पहले ही भारत को बांट दिया था। तो दोस्तों ये दिक्कतें बहुत ज्यादा हो चुकी थी। अब इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन की बात देखते हुए हरि सिंह ने ये सोचा कि अब तो ना चाह के भी उसे भारत में शामिल होना पड़ेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अगर आप भारत में विलय कर लोगे तो ये हमारा राज्य बन जाएगा, जब ये हमारा स्टेट बन जाएगा तो हम जो है जा सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करने के लिए। तो इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करने के लिए हरि सिंह ना चाह के भी कर देते हैं विलय पत्र पे हस्ताक्षर, और उसके बाद आप जानते हो कि बाद में शांति बरकरार हो जाती है। और शांति 1948 के टाइम पे, सॉरी 1949 के टाइम पे, 48 तक बोल सकते हैं बगावत ही चल रही थी। 1949 के टाइम पे आप देखोगे शांति बन जाती है। और दिक्कत ये है कि जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष दर्जा दिया जाता है, धारा 370। दोस्तों इतना याद रखिएगा, धारा 370 को हटा दिया गया है, परंतु पहले धारा 370 दिया गया था। अब ये है क्या, चलिए ये भी जान लेते हैं। धारा 370 का मतलब ये होता है कि जो हमारे देश के अंदर ही जो ये राज्य है जिसे विशेष दर्जा दिया गया है, जम्मू कश्मीर को दिया गया था, उसे ये है कि वो अपना संविधान बना सकता है, अपना ध्वज बना सकता है, और इसके अलावा वो स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए। ऐसे बोल सकते हैं कि उसे कहीं ना कहीं एक देश का दर्जा दे देना, बट इसे हटा दिया गया 2019 में, आप जानते हो। और इसे किसने हटाया ये भी आप जानते हो, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हटाया गया था, जिसे हम जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा देखोगे दोस्तों आप कि मैंने आपको बताया था कि एक और चीज थी कि भारत जो है, पाकिस्तान दो बने थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश के नाम से इसे जाना जाता है।
तो यहाँ पे आप देखोगे उर्दू भाषा को थोपा जा रहा था जबरन और लोग परेशान हो चुके थे। तो इन बांग्लादेश वाले जो लोग हैं, जो बांग्लादेश नाम रखा गया, पहले से पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो इसकी मदद जो है भारत ने की थी 1971 में, देखने के लिए मिलता है। जो चलता है उसके बाद इसे स्वतंत्र कर दिया जाता है और उसका नाम बांग्लादेश रख दिया जाता है। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी दीजिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन हाई होता है। आपका कुछ नहीं जाता दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करने में, और हम आपके लिए वीडियो ऐसे कंटेंट लाएंगे, ऐसे बेस्ट कंटेंट लाते रहेंगे। प्लीज ऐसे ही आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।